कोई आपने ट्वीट्स लगाई थी, आपकी टाइमलाइन पे था कि आपको थ्रेट्स आ रही हैं, आपको इस तरह की बातें कोई कर रहा है, आपको धमकियां आ रही है, तो सर क्यों, किस लिए ऐसा क्या आपने बोल दिया, क्यों लोग नाराज हैं आपसे? आंसू जी, नोबडी किक्स अ डेड डॉग, समझ रहे हैं आप? तो मरे हुए को कोई ठोकर नहीं मारता। जो जिंदा लोग होते हैं, जिनकी आवाज बुलंद होती है, जो अपनी आवाज रखने में शर्माते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलता रहता है। आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। जिनसे बर्दाश्त नहीं होती मेरी आवाज, जिनको मेरे ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते, और जो लॉजिकली और रैशनली काउंटर नहीं कर सकते, तो फिर वो यही बोलते हैं कि साहब चक दांगे, रख दांगे, मार दांगे, बढ़ दांगे, कट दांगे। ठीक है, करने दो। पर माई आंसर टू देम ऑलवेज इज, पंजाबी के अंदर तो मेरी हिकचा के बाद मेरी छाती में बजा के, इफ यू हैव द गट्स, अगर आपके अंदर जरूरत है तो मैं यहां हूं। मेरा ट्विटर हैंडल आपको पता है, मेरा एड्रेस चाहिए होगा, मैं एड्रेस शेयर करने के लिए तैयार हूं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, ये सारा शहर मुझे अच्छे से जानता है, और जिसके अंदर वो कुव्वत है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, आगे बजो। ये खड़ा सरदार। सर मुझे तो लगता था कि शायद इस तरह की थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान में ही आती हैं जर्नलिस्ट को, और जो बात करते हैं हमारे जैसे, लेकिन कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप देखते हैं कि भारत में कितना है? आपको भी अगर इस तरह से थ्रेट्स आ रही हैं, इसका मतलब है वहां भी टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का ज्यादा नहीं है। मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके जैसे क्या कहेंगे, आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको कि ये थ्रेट्स मुझे लोकल नहीं आ रही, मुझे बाहर से ही आ रही है। अच्छा, कहाँ से सर? तो कोई बात नहीं, वो जो आप वाले हैं वही हमारे को थ्रेट दे रहे हैं। कोई बाहर से कोई ये नहीं है कि मेरे को कोई चंद्रमा से या जुपिटर से कॉल आ रही है। तो ठीक है, यही लोग है, करने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हर चीज में पाकिस्तान आप लोग ले आते हैं वैसे तो, लेकिन ये कि फिर भी पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, आप थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो गए। नहीं, आपने कहा कि आप ही लोग, तो सर मैं पाकिस्तान में ही तो बैठी हूँ ना, मैं कौन सा यूके में? नहीं, मैंने कहा जो आप लोगों को कहते हैं वही मेरे को कह रही है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, सही। सर मुझे ये बताइए ना कि वैसे हर चीज में पाकिस्तान होता है कहीं ना कहीं, भारत में कुछ भी हो, तो ऐसे ही फार्मर प्रोटेस्ट में भी कहा गया कि जी ISI का हाथ है, फिर एक खालिस्तान की बात की गई, और एक ये भी सुनने में आ रहा था कि जो भारत की तरफ जो पंजाब है, वहां पर अभी भी काफी लोग हैं जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या लग रहा है कि किस चीज से नाखुश हैं लोग, क्या चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए? किसी बात से नाराज हैं आप लोग, क्या चीज है? देखिए आरजू जी, पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि खालिस्तान जो है वो सन 1972 में पहली बार खालिस्तान का जो नाम लिया गया, और वो तब लिया गया जब बांग्लादेश की जो तकलीफ है, जो उसका दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो पेन है ना, वो जब आपके मुल्क के अंदर की एजेंसीज को ये लगा कि साहब अब हम क्या करें, एक कश्मीर तो हमारे पास था ही, क्यों ना हम यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो ये K2 का जो प्लान है, ये दरअसल इट्स अ प्लान फ्रॉम योर ISPR, और जो लोग ISPR के प्लान्स को सब्सक्राइब करेंगे और जो उसको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। और जहां तक सिख कौम की बात है, या एक मजहब के तौर पे बात है, या एक धर्म के तौर पे बात है, तो मैं दो बातें आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहूंगा आजू जी, कि हमारे जो गुरु नानक साहब हुए हैं पहली पातशाही, जिनके 3 गुरुद्वारे बल्कि बड़े मशहूर और बड़े, जो उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान है करतारपुर साहब, ननकाना साहब उनका जन्म स्थान है, फिर करतारपुर साहब है जहां पर उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे, और उसके बाद पंजा साहब है। तो उनका ये कहना था कि साहब खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। जब ये इन्वेडर्स आते थे ना, ये खैबर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जब ये इन्वेडर्स आते थे और यहाँ पे तशद्दुद करते थे, लोगों को मारते थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान आज मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कम्युनल, बट ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हैं। ये कोई तुर्क नहीं है, ये कोई अरब नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी है। हमारा DNA है, आपका DNA, हम लोग सब एक हैं। तो ये सब कन्वर्टेड है, और कोई तलवार की जोर पे, कोई लालच के जोर पे, जो बड़े वडेरे थे या जो रॉयल्स थे, उनको कहा कि यू कैन कंटिन्यू विद योर जागीर्स एंड योर रॉयल्टी, अगर आप इस्लाम में तस्लीम कर लेते हैं और आप अपनी जो आपकी आवाम है उसको आप इस्लाम कबूल करवाते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली पातशाही ने ये वचन किए थे कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। द आइडिया ऑफ हिंदुस्तान इज गुड 5000 years old। ठीक है जी, कम से कम 1000 साल की तो तारीख हिंदुस्तान की रिटन हिस्ट्री है,
और गुरु नानक साहब तो 553 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। और जो 9वीं पातशाही है गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, उनके लिए कहा गया हिंद की चादर। हमारे दोनों गुरुओं ने कभी भी खालिस्तान का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान के अलावा या हिंद के अलावा किसी मुख्तलिफ मुल्क का नाम नहीं लिया, किसी अलग देश की कभी पहचान की बात नहीं हुई, आइडेंटिटी की बात नहीं हुई, कभी खालिस्तान का नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट सॉर्ट ऑफ आइडिया। आज से 70 साल 75 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कभी भी ये सोचा नहीं था। और जो आजादी के परवाने थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कुर्बानियां दी थी। ये थोड़ी ना था कि सब 3 टुकड़ों में मुल्क को बांट दिया जाएगा और उसके लिए आजादी की लड़ाई की जा रही है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं इस आइडिया से, खालिस्तान के आइडिया से, वो सिख नहीं है, ठीक है। दे कैन बी पॉलिटिकल स्टूजेस, दे कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स, दे कैन बी लेट्स से कैनन फॉडर। और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता, सिर्फ इमोशन में या सेंटिमेंट में बह जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को किस तरीके से देश के खिलाफ, उस हिंदुस्तान के खिलाफ जिसकी कल्पना पहली पातशाही ने जिसका नाम लिया और 9वीं पातशाही को हिंद की चादर कहा गया, उनके आइडियल्स और उनके आइडियाज के खिलाफ यूज किया जा रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन टू एजुकेट पीपल ऑन आवर साइड एज फार एज खालिस्तान एंड द आइडियोलॉजी ऑफ K2 इज कंसर्न। तो आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सब्सक्राइब करते हैं या पंजाब में सब्सक्राइब करते हैं विद द आइडिया ऑफ खालिस्तान। तो मैं आई वुड जेंटली लाइक टू करेक्ट यू देयर। आप देखिए क्या हुआ कि इसने गुरपतवंत पन्नू ने कहा साहब कि हम खालिस्तान रेफरेंडम 2020 करेंगे, और खूब जो है ना पाकिस्तान की ISPR ने पैसा पूसा खर्चा इसके ऊपर, इसका प्रचार किया और खूब इसको उठाया। और करतारपुर साहब का जो प्रमोशनल वीडियो था जो आपके गवर्नमेंट के इदारों के द्वारा रिलीज किया गया, उसके अंदर भी रेफरेंडम 2020 और वो सब भिंडरावाला की तस्वीर लगा के सब किया है इन्होंने। आपको ये सारी चीजों को एक तरफ रखना है और आपने ये समझना है कि खालिस्तान के लिए अगर कोई रेफरेंडम हुआ तो हमारे 2017 के अंदर पंजाब विधानसभा के चुनाव, क्योंकि 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते, तो 2022 में हुआ, तो 2017 में एक चुनाव हुआ, एक इलेक्शन हुआ। 1,57,00,000 आवाम ने उसके अंदर शिरकत की। और एक पार्टी ऐसी है पंजाब में, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करती है, जो खुले तौर पे बोलते हैं कि साहब खालिस्तान बनना चाहिए, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके की बातें करते हैं वो। उस 1,57,00,000 आवाम में से कुल 49,000 वोट, 49,000 वोट्स उनको पड़े। तो ये रेफरेंडम तो सेटल्ड है पंजाब के अंदर, ये रेफरेंडम सेटल्ड है कि बहुत कम तबका ऐसा है, और उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कैंडिडेट के मुंह को कि चलो यार अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो पूरे पंजाब के अंदर 49,000 वोट उनको मिले। और वो भी खालिस्तान के नाम पे नहीं मिले, वो भी उनके जो उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया या उन्होंने जो और बातें करी या जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको वोट पड़े। तो इट्स अ डन डस्टेड थिंग। और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग जो बाहर बैठे हैं, ISPR में जुड़े हुए लोग हैं, या जो गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग हैं कि जी हम $2.5 लाख दे देंगे जी, हम $3.5 लाख दे देंगे जी, तुसी जाओ ते जी लाल किले ते खालिस्तान दा झंडा लाओ ते ओनली आंसर इज टू क्रिएट अ खालिस्तान। और वो बड़े बेवकूफों की तरह बोलता है वो आदमी, और वो कहता है साहब हम पंजाब के अंदर हर एक किसान को $2.5 लाख सालाना हम उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, हम इसको तय करेंगे। अरे सब we also know कि it's not possible। और ये सब, और मैं पहले भी एक डिबेट पे कहा था, मैं फिर कहता हूं कि किसी के उछाले हुए सिक्कों के ऊपर उछलने वाले, एक मदारी सिक्का उछाले और जमूरे की तरह नाचने वाले सिख नहीं होते। हमारे गुरुओं ने ये कौम जो बनाई थी ना, ये शेरों की कौम बनाई थी, ये सिक्कों पे उछलने वाले बांदरों की कौम नहीं बनाई थी। और ये लोग जो है सिक्के उछालने वाले हो, चाहे उन सिक्कों के ऊपर नाचने वाले हो, उसकी खनक सुन के उसके ऊपर थर्राने वाले लोग हो, वो सिख नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता तो हमारे गुरुओं को शहादतें भरने की जरूरत नहीं थी। वो सिक्के तो खूब उस वक्त मुगल उछाल रहे थे, और तब के तो सिक्के थे भी सोने के सिक्के। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग दे आर नॉट ट्रू सिख्स, या कहीं ना कहीं दे नीड टू बी वेरी वेल एजुकेटेड कि हमारे गुरुओं ने हमारे को क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या मॉरल्स दिए हैं। हमारे गुरुओं की जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है, अपार्ट फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब इटसेल्फ, देयर लाइव्स इटसेल्फ, वो हमारे लिए एक लेसन है,
एक आइडियल है सीखने के लिए कि गुरु साहब का हमारे लिए संदेश क्या है। और दसम पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने ज्योति जोत समाने से पहले हमारे को 52 हुक्म दिए नांदेड़ से, और हमारे से वाजे तौर पे कहा गया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। क्या अभी जो बार बार खालिस्तान की बात होती है तो कहीं ना कहीं सर कोई और बात भी तो होगी, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं आईएसआई करा रही है या नहीं वो लोग ही जो है वो सिख नहीं है, वो ये नहीं है, ये बात आप कहीं तो उनको चेक तो करेंगे, अगर मेन प्रॉब्लम कुछ तो होगी। देखिए आरजू जी, यू हैव ओवर सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन। मैं बहरहाल आई हैव अ डॉजियर ऑफ एविडेंस, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। Sure. कि जहां पे K2 जो है इट्स ISPR प्लान, और इसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वज हैं और कैसे कैसे इसका एक प्लान बनाया गया, एक नक्शा इसका जो है रिलीज नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, चलो मैं खालिस्तान की डिमांड को 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ। आपने मुझे कहा कि आप इंडियन ना अपने आप को समझिए, मुझे पाकिस्तानी ना समझिए। मैं आपको पाकिस्तानी समझता ही नहीं, समझ रहे हैं? आप हैं ही हिंदुस्तानी, आपकी रूह हिंदुस्तानी है, और बहरहाल फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन एरिया व्हिच इज कॉल्ड पाकिस्तान। और जहां तक मेरी बात है, मैं आई कैन नॉट इमेजिन इन दिस लाइफ टाइम, मैं बहुत छोटी उम्र में ना आई कुड हैव माइग्रेटेड टू कनाडा और यूएसए, मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था। आई चोज टू स्टे बैक इन माय कंट्री। और यहाँ पे ना संघर्ष है, स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज हॉन्की डोरी एंड रोजी। मेहनत लगती है साहब, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे। आई एम श्योर के कनाडा में और यूएसए में जाता तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वहां पे जो हमारे भाई हैं दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बहरहाल मैं इस जिंदगी में कम से कम आई कैन नॉट इमेजिन नॉट बीइंग एन इंडियन। वो तिरंगे का झंडा मेरा और मेरे देश का निशान मेरे को इतना प्यारा है कि मैं एक मूवमेंट के लिए भी, एक पल के लिए मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं किसी और मुल्क का हूं। आपके मुल्क के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स की दिक्कत है और जो रिजॉल्व नहीं हो रही और जो मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत सारे हैं, आपने एक को गिनाया। उसका जो अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है कि देयर इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी। 34-35 साल आपके पास जर्नैलों ने डिक्टेटरशिप रखी है आपके मुल्क में, और हमारे मुल्क में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं there was a conflict between the army and the government. So I mean to say government, when I say government is the politics. तो सियासत में और फौज में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया हमारे मुल्क में। और जहां तक सवाल है फार्म प्रोटेस्ट का, तो आपको पिछले साल ही, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, बस पिछले साल चलिए आप और आप शाहीन बाग देखिए। उसमें कहा गया कि साहब आपकी नागरिकता यानी कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपको डी कैटेगरी में, डाउटफुल की कैटेगरी में डाल देंगे, और आपको साहब उठा के ये लोग कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे। और जहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उइगर मुस्लिम्स के लिए शिंजियांग में, वहां पे उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफ कीजिएगा, आपके मुल्क के हुक्मरान के साथ हम मुस्लिम ममालिक है और इस्लाम हमारी पहचान है और हमारा आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब खूब चलता है कश्मीर में, हमने खूब सुना है। बट उइगर के लिए क्यों नहीं बोलते साहब? तब आप योर हार्ट डज नॉट मेल्ट फॉर देम। मतलब एक चीज होती है ना हिपोक्रेसी, और एक होती है एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। सो योर कंट्री ओवर द इयर्स qua their policy towards their neighborhood, या qua their international policy, or terrorism being a part of the statecraft, has become an epitome of hypocrisy. दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम पर सिख समुदाय और हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की गई। दोनों को आपस में लड़ाने की एक बड़ी साजिश रची गई। खालिस्तान के नाम पर आप सभी को पता है कि सिखों को किस प्रकार से भड़काया और बरगलाया जाता है। उसके बावजूद भी जो सिख कम्युनिटी है वो अपने आप को खालिस्तान से दूर रखती है। उसका ये कहना है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ दंगे कराने हैं और उनको खालिस्तान के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चलानी है। वो लोग बाहर से बैठ कर किस प्रकार से फंडिंग
करते हैं, चाइना भी उनको फंड देता है, पाकिस्तान उनको फंड करता है और ये सारा जो पैसा है वो एक्टिविस्टों पर लगाया जा रहा है जो हमारे देश में आंदोलन जीवी बैठे हैं उन लोगों पर लगाया जा रहा है। अब वहीं पर अगर देखें तो एक तरफ खालिस्तान के सपोर्ट के लिए, देश को तोड़ने के लिए उन लोगों को फंडिंग की जा रही है, वो इंटरनेशनल मीडिया में जाकर और देश के अंदर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं रमनीक सिंह जैसे सरदार जो सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं, जो राष्ट्र हित की बातें कर रहे हैं। अब ये बात खालिस्तानियों को पच नहीं रही क्योंकि उनका जो कराया है उस पर पानी फिर रहा है और इसीलिए रमनीक सिंह जी को बार बार धमकियां मिल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो राष्ट्रहित में खड़ा होता है या देशभक्ति की बात करता है तो उसको किस प्रकार से टारगेट किया जाता है और वही हो रहा है। वहीं पर अगर देखें तो रमनीक सिंह जी जिस तरीके से फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं तो ये जो सरकार की और देश की जो छवि इंटरनेशनल मीडिया में ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर होती है और इन्हीं सब बातों से इन लोगों को मिर्ची लग रही है। वहीं दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।